हेलो एवरीवन, आज डेट है 5 अप्रैल 2021 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपॉर्टेंट न्यूज को प्रीलिम्स और मेंस के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करेंगे। इस न्यूज़पेपर की पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर आप डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल वोल्केनो IAS अकेडमी को सर्च करके वहां से भी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। फर्स्ट न्यूज मैप बेस्ड। सबसे पहले मैप डिस्कस करेंगे और आज मैप डिस्कस करेंगे जॉर्डन कंट्री का। जॉर्डन कंट्री जो वेस्ट एशिया में एग्जिस्ट करती है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर जॉर्डन से रिलेटेड क्वेश्चन या न्यूज़ की बात करें तो मेडिटेरियन सी से जॉर्डन कंट्री की डायरेक्ट बॉर्डर टच होती है या नहीं होती है, ये हमें पता होना चाहिए। तो जॉर्डन कंट्री डायरेक्ट मेडिटेरियन सी से बॉर्डर टच नहीं करता है, ये इंपॉर्टेंट है, हमें ध्यान होना चाहिए क्योंकि प्रीलिम्स में क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया जाता है मेडिटेरियन सी से। बहुत बार रिपीट होते हैं क्वेश्चन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मेडिटेरियन सी से रिलेटेड वाला जो एरिया है वो काफ़ी न्यूज़ में रहता है और प्रीलिम्स में मैप बेस्ड क्वेश्चन इससे डायरेक्ट पूछा जाता है। तो मेडिटेरियन सी से जिसकी बॉर्डर टच होती है वो हमें पता होना चाहिए। तो जॉर्डन जो कंट्री है उसकी बॉर्डर टच नहीं होती है। जॉर्डन कंट्री की सीरिया से और इधर इराक से, सऊदी अरेबिया से और यहाँ पर इजराइल, इससे बॉर्डर टच होती है। और यहाँ पर है गल्फ ऑफ अकाबा, गल्फ ऑफ अकाबा, इनसे बॉर्डर टच होती है, हमें ध्यान होना चाहिए। देखो इधर है, ये है लेबनान। लेबनान से भी जॉर्डन की जो बॉर्डर है वो डायरेक्ट टच नहीं होती है। तो ये वाला जो एरिया है वो काफ़ी न्यूज़ में रहता है और हमें पता होना चाहिए। तो सीरिया वाला जो रीजन है, लेबनान, टर्की, ये वाले जो रीजन है, इसके अलावा इजराइल हो गया, इजिप्ट हो गया, ये मेडिटेरियन सी से डायरेक्ट बॉर्डर को टच करते हैं। तो ये जॉर्डन को अच्छे से आप रीड करो, अच्छे से रिव्यू करो। इराक, सऊदी अरेबिया, सीरिया, लेबनान से बॉर्डर डायरेक्ट टच नहीं होती है, इजराइल और यहाँ पर है गल्फ ऑफ अकाबा। ठीक है, नेक्स्ट जो मैप है वो है ताइवान का। ताइवान काफ़ी न्यूज़ में है, इस समय वहाँ पर कोई रेल क्रैश हो गई है, इसको लेकर के भी न्यूज़पेपर में काफ़ी न्यूज़ में बना हुआ है ताइवान। तो यहाँ देखो ताइवान एग्जिस्ट करता है, जो चाइना है उसके यहाँ पर ताइवान और ये जो नीचे है वो है फिलीपींस। ये फिलीपींस का सबसे बड़ा आइलैंड है जिसका नाम है लुजोन आइलैंड। तो लुजोन आइलैंड और ताइवान के बीच में एक स्टेट है जिसका नाम है लुजोन स्टेट। ये जो लुजोन स्टेट है वो यहाँ पर देखो साउथ चाइना सी है। साउथ चाइना सी और फिलीपीन सी को आपस में कनेक्ट करने का काम करती है लुजोन स्टेट वाटर, एक नैरो वाटर बॉडी जो दो बड़ी वाटर बॉडीज को आपस में कनेक्ट करने का काम करती है। यहाँ पर रियुकू आइलैंड है, ये जापान है, ये नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया है। ठीक है, ये ईस्ट चाइना सी है, ये येलो सी है, ये सी ऑफ जापान है। तो ये हमें ध्यान होना चाहिए ताइवान कहाँ एग्जिस्ट करता है। ये हांगकांग स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन जो चाइना के अंडर आता है 1997 से, उससे पहले ब्रिटेन के अंडर आता था। और यहाँ पर अब लेजिस्लेटिव असेंबली में जिस तरीके से चाइना डेमोक्रेसी को डाइल्यूट करके ऑटोक्रेसी क्रिएट करना चाह रहा है और हांगकांग जो स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन था, मतलब यहाँ की पॉपुलेशन को बहुत सारे एक्स्ट्रा राइट दिए हुए थे कंपैरिजन टू मेनलैंड चाइना। मतलब यहाँ के लोगों को काफ़ी फ्रीडम थी, प्रोटेस्ट की फ्रीडम थी, उसके अलावा भी काफ़ी एक्स्ट्रा राइट्स दिए हुए थे। लेकिन अब यहाँ की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उनमें जो पहले 70 मेंबर्स थे उनको बढ़ा करके 90 कर दिए गए, लेकिन डायरेक्ट जो इलेक्टेड मेंबर्स की संख्या सिर्फ 35 से घटा करके 20 कर दी गई। मतलब 70 मेंबर्स अब डायरेक्टली नॉमिनेट किए जाएंगे चाइना के द्वारा। तो ये हांगकांग भी काफ़ी रीजन न्यूज़ में बना हुआ है, तो हांगकांग का भी हमें पता होना चाहिए। यहाँ पर एग्जिस्ट करता है हांगकांग चाइना के बिल्कुल साउथ में। ताइवान काफ़ी न्यूज़ में है, इसका भी पता होना चाहिए। ये जो साउथ चाइना सी है वो भी वर्तमान में प्रेजेंट टाइम काफ़ी न्यूज़ में है क्योंकि चाइना की बहुत सारी वेसल्स, यहाँ की एक विट्सन रीफ है वहाँ पर जमी हुई है, लगभग 200 से ज़्यादा वेसल। जो फिलीपींस है वो इसके ऊपर मतलब एक तरीके से परेशानी क्रिएट कर रहा है कि देखो ये वाला जो रीजन है वो सबसे मिला जुला रीजन है और सिर्फ चाइना इसके ऊपर अपना अधिकार नहीं बना सकता है। लेकिन चाइना ने ये बोला है कि वेदर खराब होने की वजह से ये जो वेसल है वो मछली
मछलियों को पकड़ने के लिए साउथ चाइना सी में आई हुई थी, लेकिन वेदर खराब होने की वजह से ये यहाँ पर रुकी हुई है। लेकिन फिलीपींस का आर्गुमेंट है कि अब वेदर कंडीशन काफ़ी अच्छी हैं, लेकिन चाइना ने अपनी वेसल्स को यहाँ पर जमा करके रखा हुआ है। तो साउथ चाइना सी काफ़ी न्यूज़ में रहता है, हांगकांग काफ़ी न्यूज़ में है, ताइवान न्यूज़ में है। तो ये जो रीज़न है, इसमें जो जो इम्पोर्टेंट है वो सब कुछ आपको पता होना चाहिए। साउथ चाइना सी में पार्सल आइलैंड्स है, स्प्रेटली आइलैंड्स है, ये भी न्यूज़ में बने रहते हैं। अब हम द हिंदू की जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उनको डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट न्यूज, एमिड वायरस सर्ज रशियन वैक्सीन में गेट द नोट। कॉन्टेक्स्ट क्या है? देखो, पिछले साल 2020 में सितंबर में 16 सितंबर को हाईएस्ट पीक देखा गया था कोविड-19 का। मतलब उस समय केसेज आए थे 98,183 केस एक दिन में, और अब कल के दिन हमारे इंडिया में आज तक सबसे हाईएस्ट केसेज एक दिन में सामने आए हैं, 1,03,790 केसेज। तो देखो, एक कंसर्न की बात है, अवेयरनेस होनी चाहिए। पीएम ने एक मीटिंग ली और उस मीटिंग में उन्होंने क्लियर किया कि कोविड-19 को लेकर के जो गाइडलाइंस है उनको अगर ढंग से नहीं फॉलो किया गया तो काफ़ी सीवियर प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ और है, रशिया की एक वैक्सीन है स्पुतनिक 5। पहले तो ये नाम आपको याद होना चाहिए, स्पुतनिक 5 काफ़ी इम्पोर्टेंट नाम है। प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछ लेंगे कि ये स्पुतनिक 5 किससे रिलेटेड है। न्यूज़पेपर में काफ़ी न्यूज़ में बनी हुई थी, तो किससे रिलेटेड है? तो ये एक वैक्सीन है रशिया के द्वारा बनाई हुई। अब ये जो वैक्सीन है, इसको हमारे इंडिया की जो डॉक्टर रेड्डी लैब है, वो इंडिया में जो डॉक्टर रेड्डी लैब है वो एक तरीके से इसकी सस्टेनेबिलिटी, सूटेबिलिटी इन इंडिया, कि इंडिया में किस तरीके से इसकी सूटेबिलिटी है, लोगों को कितना सूट करती है, उसको लेकर के ट्रायल चल रहे थे। तो अभी हमारे जो ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने उन्होंने बोला है कि इस वैक्सीन की स्टेबिलिटी के जो मोर डाटा है उसकी मांग की है। तो हो सकता है कि आगे आने वाले 10 दिनों के अंदर अंदर इस स्पुतनिक 5 वैक्सीन को भी अप्रूवल दे दिया जाए। नेक्स्ट न्यूज दिल्ली यूटी से रिलेटेड है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल वो फार्मर जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको एक तरीके से एड्रेस कर रहे थे, और उस समय उन्होंने बोला कि दिल्ली गवर्नमेंट ने जो फार्मर्स का साथ दिया उसी का बदला लेने के लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो एक नया एक्ट प्ले करके आए हैं, और उस एक्ट के तहत उन्होंने दिल्ली की जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसकी पावर्स को कम करके वहाँ पर एलजी की पावर को काफ़ी बढ़ा दिया है। मतलब गवर्नमेंट इज इक्वल टू एलजी कर दिया है। एलजी की जो एडवाइस है, एलजी की सहमति, हर जो नॉर्मल से नॉर्मल काम है या फिर कोई स्पेशल काम है उसमें हर किसी में एलजी की सहमति लेना आवश्यक है। नेक्स्ट न्यूज, सुकमा एनकाउंटर टोल टचेज 22 शाह कट शॉर्ट कैंपेन। कॉन्टेक्स्ट क्या है? हमारे छत्तीसगढ़ जो राज्य है वहाँ पर सुकमा एरिया में एक मतलब एनकाउंटर हुआ, हमारी जो सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स हैं उसके बीच में, और दूसरी तरफ थे माओविस्ट। इसमें हमारे इंडिया के 22 पर्सनल की डेथ हो गई, और धीरे धीरे कोशिश की जा रही है कि इस एनकाउंटर में हमारा एक 1 कमांडो अभी तक मिसिंग है, तो उसके लिए ऐसा छत्तीसगढ़ पुलिस ने बोला है, और कोशिश की जा रही है उनके बारे में भी पता लगाने की। नेक्स्ट न्यूज, अनोदर बैच ऑफ राफेल जेट सप्लाई इन बाई मिड मे। देखो, फ्रांस के साथ इंडिया का कॉन्टैक्ट हुआ था कि वहाँ से 35 राफेल हम लेंगे, और उन राफेल में से कुछ राफेल तो 36 राफेल हम लेंगे, और उन 36 राफेल में से कुछ राफेल हमारे इंडिया में आ चुके हैं, और कुछ राफेल जो हैं वो आने वाले समय में, जैसे मई 2021 में कुछ राफेल और वहाँ से 8 से 9 राफेल जेट वहाँ से इंडिया आएंगे। नेक्स्ट न्यूज, PSU बैंक मे हैव टू टेक 2000 करोड़ हिट। कॉन्टेक्स्ट क्या है? अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया, और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जिन भी व्यक्तियों ने लोन ले रखा था बैंक से, और पिछले साल जब मार्च से अगस्त तक जो मोरेटोरियम पीरियड था उस समय उन लोगों ने अगर उसकी सुविधा ली है, तो आपने जो कंपाउंडर इंटरेस्ट लगाया है उसको वेव करने की आपको आवश्यकता है, और सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट आप लोगे। जिन लोगों ने मोरेटोरियम की सुविधा ली है उन लोगों की अगर जितने भी पैसे बनते हैं या तो उनको नेक्स्ट जो उनकी EMI आने वाली है उसमें एडजस्ट करोगे, या जिनका लोन कंप्लीट हो गया है उनको वो रिवर्स करोगे आप पैसे।
तो इससे जो PSU बैंक्स है उनके ऊपर 2000 से ज़्यादा का खर्चा बढ़ेगा, ऐसा इस आर्टिकल में बोला गया है। नेक्स्ट न्यूज एडिटोरियल पेज से है। यहाँ देखिए एडिटोरियल पेज पर कुछ डाटा आए हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम उसने एक रिपोर्ट पब्लिश की है, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021। इसके बारे में इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में इस आर्टिकल में बताया गया है। सबसे पहले अगर हम वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बात करें तो देखो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को 1971 में एस्टेब्लिश किया गया था और इसका जो हेडक्वार्टर है वो स्विट्जरलैंड में है। इसका मेन काम है कि जो हमारी इकोनॉमिक है उसको बूस्टअप किया जाए और हर एरिया पे लोगों को रीजनल लेवल पर, कंट्री लेवल पर, ग्लोबल लेवल पर जोड़ा जाए, जैसे इंडस्ट्री, ट्रेड, इसके अलावा इकोनॉमिक्स, इन सारे एरिया पे लोगों को आपस में जोड़ करके इकोनॉमिक को बूस्ट किया जाए पूरे वर्ल्ड की। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा कई रिपोर्ट पब्लिश होती हैं, जिसमें से एक इम्पोर्टेंट रिपोर्ट है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। सबसे पहले ये ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2006 में पब्लिश हुई थी और इस ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट को 4 बेसिक इसके आधार है, जिनके आधार पर इस रिपोर्ट को पब्लिश किया जाता है। फर्स्ट है इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी, सेकंड है एजुकेशन अटेनमेंट, थर्ड है हेल्थ एंड सर्वाइवल एंड फोर्थ है पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। तो जो हेल्थ एंड सर्वाइवल है उसमें इंडिया की जो रैंक है वो काफ़ी लो आई है, मतलब इंडिया की 155 रैंक इसमें आई है और सब एरिया उनमें ठीक ठाक रैंक आई है। सबसे ज़्यादा पॉलिटिकल एम्पावरमेंट में इंडिया की रैंक 51 है। अगर टोटल इंडिया की बात करें, मतलब पूरे ओवरऑल इन चारों बेसिस के आधार पर ओवरऑल बात करें तो इंडिया की रैंक टोटल रैंक 140 आई है 156 कंट्रीज में से। पिछले साल 2020 की बात करें तो इंडिया की रैंक 112 आई थी, इस बार रैंक 140 पे चली गई है। इसमें जो रैंकिंग है वो 0 मिनिमम पॉइंट और 1 मैक्सिमम पॉइंट, मतलब जिनके जितने ज़्यादा पॉइंट बढ़ते जाते हैं उतनी वहाँ पर जेंडर इक्वलिटी है। आइसलैंड ने टॉप किया है, आइसलैंड 0.892, मतलब वहाँ पर जेंडर इक्वलिटी काफ़ी अच्छी है। इंडिया की जो रैंकिंग है वो 0.625। यहाँ पर प्रोग्रेस चार्ट है 2006 से 2021 तक। 2016 में इंडिया में जो जेंडर इक्वलिटी है वो काफ़ी अच्छी थी। तो देखो अगर हम बात करें इंडिया के कॉन्टेक्स्ट की तो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके प्रीएम्बल में, फंडामेंटल राइट्स में, फंडामेंटल ड्यूटीज़ में और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इन सब में जेंडर इक्वलिटी की बात की गई है। हमारी गवर्नमेंट ने भी काफ़ी काम किया है जेंडर इक्वलिटी के लिए, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वन स्टॉप सेंटर, उज्ज्वला स्कीम, ये सारे जो इनिशिएटिव हैं वो गवर्नमेंट के द्वारा जेंडर इनइक्वलिटी को कम करने के लिए ही ये सारे, उनको इस इशू को, जेंडर इनइक्वलिटी जो मेजर इशू है उसको एड्रेस करने के लिए ही ये सारे इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने चलाए हैं, ताकि मैन और वुमेन के बीच में जो गैप है वो उसको कम से कम किया जा सके। देखो अगर हम अब साउथ एशिया की बात करें तो साउथ एशिया वाला जो रीजन है उसमें इंडिया की परफॉर्मेंस सबसे वर्स्ट रही है। ठीक है, साउथ एशिया में जो बांग्लादेश है उसकी रैंक काफ़ी अच्छी है, मतलब 65 रैंक उसकी है, नेपाल की 106 है, पाकिस्तान की 153 है, अफगानिस्तान की 156 है, भूटान की 130 और श्रीलंका की 116। मतलब इंडिया की रैंक अपने पड़ोसी देशों जैसे बांग्लादेश से, श्रीलंका से, इसके अलावा नेपाल से, इन सारे पड़ोसी देशों से इंडिया की रैंक, और इसके अलावा भूटान से, इनसे भी रैंक इंडिया की नीचे आई है। मतलब हमारे पड़ोसी देश साउथ एशिया वाले रीजन में जो पड़ोसी देश है उनकी रैंक काफ़ी अच्छी आई है, सिर्फ पाकिस्तान और अफगानिस्तान को छोड़ करके। इंडिया की पिछली बार रैंक 112 थी, तो उससे इंडिया की रैंक काफ़ी नीचे गिरी है। देखो एक बात और करें, साउथ एशिया वाला जो रीजन है वहाँ पर ये जो जेंडर इक्वलिटी जो वाला प्रॉब्लम है वो सबसे ज़्यादा है। इसके बाद में जो वेस्ट एशिया है वहाँ पर भी प्रॉब्लम है, और जो नॉर्दर्न अफ्रीका है वहाँ पर भी प्रॉब्लम है। तो हमारा जो पड़ोसी देश बांग्लादेश, उसमें सिर्फ एकमात्र ऐसा है जहाँ पर वहाँ की जो हेड है वो वीमेन है। ठीक है, तो ये हमने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और उसकी जो रिपोर्ट है उसके बारे में सारे बेसिक फैक्ट्स को देखा। नेक्स्ट न्यूज यहाँ देखिए, 2015 में
हमारे यहाँ पर इंडिया में एक स्टैंड अप इंडिया स्कीम चलाई गई थी और इस स्कीम के तहत ये कोशिश की गई थी कि बैंक्स के द्वारा जो भी लोन दिया जाए उसमें हर ब्रांच के ऊपर कम से कम एक विमेन को, एक शेड्यूल कास्ट और एक शेड्यूल ट्राइब से लोग जो एंटरप्रेन्योरशिप में अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहते हैं उसके लिए गवर्नमेंट सपोर्ट करे। तो अब तक 1.14 लाख अकाउंट खोले गए और उसमें से 25,000 करोड़ से ज़्यादा पैसा दिया गया, ऐसा फाइनेंस मिनिस्ट्री ने बताया है। इस लोन स्कीम के तहत इतना पैसा दिया जा चुका है अब तक। देखो, इस स्कीम के तहत जो स्टैंड अप इंडिया स्कीम है इसमें 10 लाख से 1 करोड़ तक का लोन दिया जाता है। अब इसमें ये बोला गया है कि जो भी स्कीम है उसको अब 2025 तक एक्सटेंड कर दिया जाए। नेक्स्ट न्यूज, एजुकेट द पुअर अबाउट देयर राइट्स। सुप्रीम कोर्ट के जज हैं NV रमन्ना, उनका नाम भी सजेस्ट किया गया है कि 48 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के लिए उनकी जो नाम है उसको रिकमेंडेड किया गया है। तो उन्होंने NV रमन्ना ने बात बोली कि जो हमारे पुअर लोग हैं उनको उनके राइट्स के लिए अवेयर किया जाए और इसमें जो यूथ एडवोकेट्स है, यूथ लॉयर है, वो काफ़ी अच्छा रोल निभा सकते हैं कि जो क्रिमिनल एलिमेंट्स है स्टेट के द्वारा या फिर पुअर के खिलाफ में जो भी वायलेंस होता है, जो भी एट्रोसिटीज होती है, उनके लिए उनकी वॉइस को रेज करने में जो यंग लॉयर्स है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल निभा सकते हैं। जो वनरेबल लोग हैं, पुअर लोग हैं, उनको उनके राइट्स के लिए एजुकेट किया जाए, उनको बताया जाए कि ये राइट्स आप लोगों के पास है, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, आप भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हो इंडिया में और आपको जो भी प्रॉब्लम्स है वो आपको रखनी चाहिए, डरना नहीं चाहिए। लेकिन ये सब कुछ तभी क्लियर हो पाएगा जब उनको उनके राइट्स पता होंगे। नेक्स्ट न्यूज यहाँ देखिए, हुच डेथ्स स्टिल स्टॉक ड्राई बिहार। बिहार में 5 साल हो गए जब वहाँ पर जो शराब है, वाइन है, उसको बैन कर दिया गया था, लेकिन इलीगल तरीके से अभी भी वहाँ पर जो वाइन है उसकी खरीद फरोख्त की जाती है। तो ये 5 साल प्रोहिबिशन लगाने के बाद में भी जिस तरीके से इलीगल तरीके से वहाँ पर लोगों की डेथ हो रही है शराब पीने के बाद में, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इशू है। इस बात से देखो एक इम्पोर्टेंट बात ये क्लियर होती है कि सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होने वाला, उस चीज़ को ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको पॉलिसी बनाने से आवश्यकता ये है कि किस तरीके से उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, इसके ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाए। नेक्स्ट न्यूज, जॉइंट एफर्ट्स नीडेड फॉर पीस। इंडिया और चाइना के कॉन्टेक्स्ट की बात है। इंडिया और चाइना के बीच में पिछले साल अप्रैल 2020 से जो बॉर्डर पे इशू क्रिएट हुआ, अब चाइना की तरफ से स्टेटमेंट आया है। चाइना के जो एनवॉय हैं, मतलब वहाँ के राजदूत, उन्होंने बोला है कि पिछले साल जो बॉर्डर पर क्राइसिस हुआ वो दोबारा से रिपीट नहीं होना चाहिए। लेकिन ये सब कुछ तभी क्लियर हो पाएगा जब इंडिया और चाइना जॉइंटली पीस की बात करें, अपने बीच में जो कॉन्फिडेंस है उसको बिल्डअप करने की कोशिश करें। स्पेशली जो बॉर्डर एरियाज हैं वहाँ पर जो भी क्राइसिस है उसको अवॉइड करें और कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करें। डायलॉग और नेगोशिएशंस के थ्रू जो भी डिस्प्यूट्स हैं उनको रिजोल्व किया जाए, ना कि ऐसा नहीं कि लाके आर्मी को वहाँ पर टिका दिया जाए। मतलब हर चीज़ में आर्मी को लाने की आवश्यकता नहीं है, जो भी सिचुएशन है उसकी कॉम्प्लिकेसी को एक्शन के थ्रू अवॉइड किया जा सकता है। नेक्स्ट न्यूज, डिले इन फिलिंग की पोस्ट इन अपेक्स टैक्स बॉडी रेजेस कंसर्न। जो हमारी CBDT है, मतलब सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? जैसे आपकी इनकम से जो टैक्स लिया गया वो होता है डायरेक्ट टैक्स। तो ये जो बोर्ड है इसमें 7 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से 4 पोस्ट अभी भी खाली हैं। इसके अलावा जो यहाँ के चीफ हैं PC मोदी, और इसके अलावा एक मेंबर हैं SK गुप्ता। उनका जो टेन्योर है उसको एक्सटेंड कर दिया गया है। तो ये जो सीट है वो क्लियर होनी चाहिए। यहाँ पर जो एलिजिबल पर्सन है उनको अपॉइंट किया जाना चाहिए, ताकि CBDT का जो भी काम है वो मेजर बहुत ही अच्छे ढंग से काम हो सके। नेक्स्ट न्यूज फॉरेन पेज से है, यहाँ देखिए। फिलीपींस अक्यूजेस चाइना ऑफ प्लान्स टू ऑक्यूपाई मोर एरियाज। कॉन्टेक्स्ट क्या है? साउथ चाइना सी, वहाँ पर है विट्सन द्वीप। इस विट्सन द्वीप के आसपास चाइना ने स्टार्टिंग में 200 से ज़्यादा चाइनीज़ बोट
यहाँ पर काफ़ी दिन से रुकी हुई थी। उसको लेकर के फिलीपींस जो कंट्री है उसने अपने कंसर्न क्रिएट किए कि चाइना एक तरीके से साउथ चाइना सी के ऊपर पहले ही क्लेम कर चुका है कि साउथ चाइना सी बिल्कुल चाइना से इंक्लूड करता है, चाइना का ही है। क्यों? क्योंकि चाइना को ये लगता है कि इस वाले जो रीजन में है उसका नाम ही चाइना के ऊपर है, तो ये वाला जो रीजन है उसके ऊपर अधिकार भी चाइना का हो जाता है। लेकिन जो पड़ोसी देश हैं जैसे फिलीपींस, बहुत सारे आइलैंड कंट्री हैं, उन्होंने अपना अपना अधिकार भी डिक्लेयर किया है साउथ चाइना सी को लेकर के। तो बहुत सारे वेसल्स वहाँ पर काफ़ी दिन से रुके हुए थे। जब फिलीपींस ने अपने कंसर्न क्रिएट किए उसके बाद भी 44 चाइनीज बोट्स अभी भी विल्सन रीफ के पास में रुके हुए हैं। चाइना के द्वारा बोला गया है कि यहाँ का वेदर जो है वो ठीक नहीं है और ये जो बोट है वो मछली पकड़ने के लिए साउथ चाइना सी में एंटर किए गए थे। लेकिन फिलीपींस ने भी अपनी तरफ से आर्गुमेंट दिए हैं कि इस समय जो वेदर कंडीशन है वो काफ़ी अच्छी हैं, लेकिन चाइना का जो मन है एक तरीके से यहाँ पर आर्टिफिशियल आइलैंड्स क्रिएट करे, वहाँ पर अपने मिलिट्री बेस को एस्टेब्लिश करे और साउथ चाइना सी को कंप्लीट गवर्न करे। ये मेजर रीजन है, यहाँ पर चाइनीज बोट को काफ़ी दिनों से एक तरीके से डिप्लॉय करने का मेजर रीजन यही है। तो ये हमारा डिस्कशन था। ओके, थैंक यू।